नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। शहर के ऐतिहासिक गोंडकालीन रामाला तालाब के अतिक्रमण की समस्या, सौंदर्यीकरण और गहरीकरण की दिक्कतों पर बीते अनेक दिनों से जिला प्रशासन, मनपा और अन्य विभागों की ओर से की जा रही अनदेखी के चलते त्रस्त हो चुके पर्यावरण प्रेमी इको संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार 22 फरवरी से अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया है। रामाला तालाब के किनारे पर बैठे आंदोलनकर्ताओं की मांग को लेकर एक और जहां शहरवासियों का प्रतिसाद मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इको प्रो ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तालाब को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इसका गहरीकरण किया जाए, इसके बाद सौंदर्यीकरण कर यहां पर्यटन का विकास करें। बरगद के पेड़ से उद्यान की तरफ जाने के लिए प्रस्तावित पुल का निर्माण करें और मंदिर से बग्गड़ खिड़की तक पर्यटन की दृष्टि से सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करें। आंदोलनकर्ताओं की मांग है कि रामाला तालाब गटर के पानी संग्रहण का केंद्र बनता जा रहा है, इसलिए मच्छी नाले से बहकर आने वाले पानी को रोके। उसी तरह तालाब के बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाएं। गणेश और दुर्गा माता मूर्तियों के विसर्जन पर यहां पाबंदी लगाएं। किला परकोट पर्यटन और रामाला तालाब पर्यटन क्लस्टर के लिए सुधार कार्य शुरू करें। तालाब से सटे रेलवे मालधक्का से रासायनिक खाद्य से लोडिंग अनलोडिंग के कारण बारिश के दिनों में ये रसायन पानी में घुलता है, इस पर नियंत्रण करें। वेकोली खदानों से निरंतर भूगर्भ के पानी का दोहन कर उसे बाहर फेंका जाता है। तालाब गहरीकरण के बाद इस पानी को शुद्ध कर तालाब में छोड़ने की व्यवस्था करें। इस अवसर पर इको प्रो के संस्थापक बंडू धोत्रे ने पार्थशर समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि रामाळा तलाव हा शहरातील ऐतिहासिक गोंडकालीन रामाळा तलाव आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा चंद्रपूर किल्ला बांधण्यात आलेला होता, गोंड राजांनी 6 पिढ्यांनी 125 वर्षामध्ये हा किल्ला बांधला आणि या किल्ल्यासोबतच चंद्रपूर शहराला स्वच्छ पाणी पुरवठा व्हावा म्हणून रामाळा तलाव बांधण्यात आलेला होता। काही शतकाच्या पूर्वी जो शुद्ध पाण्याचा ओढा अडवून तलाव बांधून त्या पाणी पुरवठा शहरात केला जायचा, आज त्याच नाल्याच्या माध्यमाने या शहरातील सर्व सांडपाणी या तलावात येते आणि हे तलाव आता सांडपाणी जमा होण्याचं केंद्र झालेलं आहे। यामुळेच अनेक प्रदूषणाच्या समस्या वाढीस लागलेल्या आहेत आणि या प्रदूषणामुळे जे काही पाणी जमिनीत मुरत आहे, त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांच्या बोरवेलला, विहिरीला ह्या प्रदूषणाचा फटका बसून राहिलेला आहे। एकंदरीतच या तलावामध्ये 2008-9 मध्ये इकॉर्निया वनस्पतीचा प्रकोप झाला होता। त्यावेळेस सुद्धा इको प्रो संस्थेच्या माध्यमाने पुढाकार घेण्यात आला आणि ही वनस्पती नष्ट करण्यात आलेली होती। विविध संस्था, संघटना, शासन, प्रशासन यावेळी इन्व्हॉल्व झालेलं होतं, परंतु त्यावेळेस करण्यात आलेला जो अभ्यास होता त्यातून काही गोष्टी समोर आलेल्या होत्या की आजूबाजूच्या परिसरातून सर्व सांडपाणी येत आहे। जोपर्यंत हे दूर होणार नाही तोपर्यंत या तलावाचं संवर्धन होऊ शकत नाही, परंतु वारंवार याकडे जे दुर्लक्ष होत आहे, आज हा तलाव अतिक्रमणाखाली जात आहे आणि प्रदूषितही होत आहे। या सर्व मागण्यांना घेऊन आज शेवटचा या रामाळा तलावासाठी अंताचा लढा म्हणून अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन या ठिकाणी सुरू आहे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले से सरकार स्वर अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। सरकार ने मंगलवार को फिर कोरोना वायरस का सख्ती से पालन कराने का निर्णय भी लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुछ मंत्री विधायकों को इसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। मंगलवार को सत्र के दौरान कई विधायक मंत्री बिना मास्क लगाए पहुंचे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं, प्रतिदिन शंख बजाती हूं, सूर्य नमस्कार करती हूं, काढ़ा पीती हूं। उन्होंने कहा इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यही मेरा कोरोना से बचाव है। साथ ही गमछा गले में रखती हूं, अगर कोई पास आए तो मुंह पर रख लेती हूं। वहीं विधायक रामबाई का कहना है कि मुझे घबराहट होती है। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सजग रहने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोग अपने तर्क देने से भी पीछे नहीं हट रहे। ये जो लगातार इंदौर में और यहाँ संख्या बढ़ी है मरीजों की, यह निश्चित रूप से नागरिकों की लापरवाही है। मैं देख रही हूँ इंदौर में जैसे ही कोरोना की छूट मिली, लोगों ने चाट पकौड़ी खाना, सड़कों पर अकारण घूमना प्रारंभ कर दिया और ये सब नागरिकों की लापरवाही कोरोना के विस्तार का कारण बनी। पर मास्क आपने भी नहीं लगाया मैडम, लापरवाही की बात आप बंधु, मैंने मास्क नहीं लगाया पर मैं गमछा अवश्य लगाती हूँ। आप जानते हैं कि या तो मास्क लगाइए, बोलते समय हमारा सलाइवा दूसरे पे उड़ना नहीं चाहिए, या तो हम 2 गज की दूरी से मिलें और मेरे पास गमछा है। यदि कोई ज़्यादा नज़दीक आता है मैं अपने गमछे से मुंह बांध के फिर उनसे बात करती हूँ और मैं वैदिक जीवन पद्धति का अक्षरशः पालन करती हूँ। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त गाय के गोबर के कंडे पर देसी घी, गाय का और चावल मिलाकर 2 आहुति सुबह 2 शाम देती हूँ, जो वातावरण को 12-12 घंटे सैनिटाइज रखती है। मैं सस्वर पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती हनुमान चालीसा का,
शंख का नाद करती हूँ। ये सारी चीज़ें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और वातावरण को सकारात्मक करती हैं। कैसे हो सकता है? लेकिन उस मामले में पहले नाम हट गया। देखिए क्या मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहती। अच्छा, मगर मास्क आप नहीं लगाएंगे, दिक्कत होती है आपको? बहुत ज़्यादा घुटन होती है, सांस उखड़ने लगती है, उल्टी भरने लगती है। के मित्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को कोरोना चला गया ये ना माने। महाराष्ट्र में पड़ोस में तेजी से प्रकरण बढ़े हैं, केरल में है ही, और दुनिया के कई देशों में है। हमारी सीमाओं पर हमको सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन सतर्कता अगर बरतनी है तो मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, वो मास्क लगाना ना छोड़े, 2 गज की दूरी ना छोड़े। हम लापरवाह हो गए हैं और ये लापरवाही हम पे भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इंदौर में कल 89 केस आए पॉजिटिव। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे वर्तमान में गड्ढों से पटा पड़ा है। खासकर अभाना के बाद से कटंगी तक गहरे गड्ढे इस हाईवे में हो गए हैं, लेकिन ठेका कंपनी द्वारा इन गड्ढों को ना तो भरवाया जा रहा है और ना ही सड़क की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। इसके बावजूद उसके द्वारा लगातार 2 जगह पर टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। गड्ढेदार सड़क होने की वजह से जबेरा ब्लॉक में सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह है कि ना तो यहां पर गड्ढों को भरा गया है और ना ही मरम्मत करवाई गई है। वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं जबेरा के बाहर से निकलना बाईपास भी अपनी बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। भले ही ठेका कंपनी द्वारा इस बाईपास की मरम्मत का कार्य शुरू करवाने की बात कही गई है, लेकिन महज सामग्री डालकर औपचारिकता निभाई जा रही है। हालत यह है कि सड़क हादसे रोजाना हो रहे हैं और लोग घायल होकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। यदि जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित है कि लोगों का आक्रोश सामने आएगा। जैसे पूर्व में कई बार आंदोलन हुए हैं, लोगों को दोबारा आंदोलन की राह पर चलना होगा। मी संतोष कोलेट्टीवार, अथर्व कन्स्ट्रक्शन चंद्रपूर यांच्यातर्फे पार्थसर समाचार जे नवीन सुरू असलेल्या चॅनलला शुभेच्छा देतोय। त्यांचं येणारच जे काही न्यूज चॅनलमध्ये एक नवीन स्थळ निर्माण करून चंद्रपुराचं लोकांचं व सगळ्या नागरिकांचं भले करतील याबद्दल मी आशावादी आहो। धन्यवाद। शांतिकुंज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हरिद्वार में महाकुंभ के उपलक्ष्य में 11 लाख नए घरों तक गंगाजल स्थापना करवाने का उपक्रम शुरू किया गया है। कोरोना की वजह से हरिद्वार में महाकुंभ पर्व में श्रद्धालु जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुंभ हरिद्वार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 11 लाख घरों तक गंगाजल पहुंचाया जा रहा है, जिसमें चंद्रपुर में 2000 घरों में इसकी स्थापना की जाएगी। इसी कार्यक्रम के तहत हरिद्वार से गंगा कलश राष्ट्रवादी नगर, तुलसी नगर और वृंदावन नगर में दर्शन के लिए लाया गया, जिसका आयोजन गायत्री परिवार के साथ मिलकर प्रभाग के पार्षद सुभाष कासम गोटुवार ने किया। कुंभ हरिद्वार आपके द्वार या गायत्री शक्तीपीठच्या माध्यमातून परमपूज्य गुरुदेव परमपूज्य माताजी यांनी आज हा पवित्र कलश गंगाजलचा कलश आज या चंद्रपूर शहरामध्ये राष्ट्रवादी नगर, तुलसीनगर, वृंदावन नगरमध्ये दर्शनाकरता उपस्थित ठेवलेला आहे। आपल्या सर्वांना माहीत आहे की कोविड-19मुळे कुंभ हरिद्वार होणार नाही किंवा तिथे गर्दी कमी करायची आहे। मग या भक्तांसाठी 11 मार्च, 12 एप्रिल, 14 एप्रिल आणि 27 एप्रिलला हे पवित्र स्नान जे आहे गंगा स्नान, ही छोटीशी गंगाजलची बॉटल आपल्याला देणार आहे आणि त्याचे 4 बूंद पाण्यात टाकून आपल्याला पवित्र स्नान करायचं आहे। पवित्र देवतापूजन आणि जलपूजन हे घरांमध्ये झालं पाहिजे। गायत्री शक्तीपीठच्या माध्यमातून चंद्रपूर शहरामध्ये हजारो घरांमध्ये हे गंगाजल पूजन करण्याचा आम्ही संकल्प घेतला आहे। आज या माझ्या प्रभागामध्ये हा रथ आला आहे। हा हरिद्वारवरून आलेला रथ याचं आम्ही आज स्वागत केलं आहे। इथे आदरणीय शुक्लाजी, आदरणीय सर्व मंडळी उपस्थित झालेली आहे। मी या सर्वांना धन्यवाद देतो की माझ्या प्रभागामध्ये हा हरिद्वारवरून आलेला गंगाजलचा रथ इथे प्रथम आला, त्याबद्दल मी या सर्वांना धन्यवाद देतो। इसके बाद दोपहर 2 बजे गायत्री शक्तिपीठ पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। इसकी जानकारी डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला ने पार्थशर समाचार को दी। घर घर संस्कार, घर घर यज्ञ, घर घर उपासना, तो अभी तक क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे।
लेकिन इसके साथ और भी कुछ कर रहे थे। वो कर रहे थे बड़े बड़े आयोजन, 51 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ, प्रज्ञा पुराण कथा, बड़े बड़े आयोजन होते थे। लेकिन कुछ करें, वातावरण को भी ठीक किया, नदियों को ठीक किया, जल शुद्ध हो गए, पर्यावरण ठीक हो गया। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पूरे भारत में 11 लाख नए घरों में गंगा जल स्थापना करवाने का कार्य गायत्री परिवार के द्वारा किया जा रहा है। आप सबको पता है कि हरिद्वार में महाकुंभ पर्व का आयोजन किया गया है, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमारे बहुत सारे श्रद्धालु लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। इसलिए गायत्री परिवार ने 11 लाख नए घरों में गंगा जल स्थापना करवाने का कार्य किया है और इसी उद्देश्य को कि कुंभ हरिद्वार आपके द्वार, घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार को लेकर के गायत्री शक्तिपीठ में आज कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि गाय, गंगा, गीता, गौ और गायत्री, ये 5 हमारे भारतीय संस्कृति के मुख्य आधार स्तंभ हैं और इनको जीवित रखना, इनको संस्कारित करना प्रत्येक भारतीयों का, प्रत्येक हिंदुओं का कर्तव्य है और इसी संस्कार पद्धति को बनाए रखने के लिए गांव-गांव में गंगा जल स्थापना करने का कार्य किया जा रहा है। तो चंद्रपुर जिले में 2000 घरों में हम लोग जो है गंगा जल स्थापना करवाने का काम कर रहे हैं। चंद्रपुर जिले में 7 केंद्रों को विभाजित किया गया है, तो एक केंद्र के अंतर्गत 11 गांव और प्रत्येक गांव में 24 घरों में गंगा जल का जो है किट जो है हम स्थापित करवाएंगे, क्योंकि कुंभ का लाभ उन्हें जो है मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के गायत्री परिवार द्वारा गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत शांति कुंज प्रतिनिधि आदरणीय श्री योगीराज बल्की जी, आदरणीय श्री विनायक गिल्लुलकर जी के माध्यम से आज कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण किया जा रहा है। कोविड के नियमों का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत सीमित मात्रा में लोगों को बुला करके आज यह जो है कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। शहर में कई बड़े किराने की दुकानों और शॉपिंग मॉल के लिए अनाज के एयरटाइट पैकेजिंग में अनाज, नट और अन्य खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। ये बिना किसी उत्पादन और उपयोग की समाप्ति तिथि के साथ साथ बिना किसी खाद्य प्रसंस्करण के नियमों के अनुसार पैक किया जा रहा है। इसलिए ये ज्ञात नहीं है कि पैक की गई वस्तु के उपयोग और गुणवत्ता की अंतिम तिथि क्या है। ये भी ज्ञात नहीं है कि वस्तु खाद्य योग्य है या नहीं। कभी कभी पैकेजिंग आइटम खराब हो जाते हैं। कुछ स्थानों पर यह देखा गया है कि पैकेजिंग की तारीख और समाप्ति की तारीख समाप्त हो गई है, लेकिन पेन के साथ सामने की तरफ तारीख लिखी गई है। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन मानव स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता पंचायत के पदाधिकारियों प्रवीण चिमुरकर, वामन नामपल्लीवार, वसंत वरहाटे, अशोक शेंडे और गोपीचंद कांबले ने खाद्य और औषधि प्रशासन चंद्रपुर और उपभोक्ता कल्याण परिषद चंद्रपुर से उचित कार्यवाही करने की मांग की है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट फिर से बढ़ रहा है, इसलिए चर्चा चल रही थी कि इस साल शिक्षा विभाग 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन लेगा या ऑफलाइन लेने पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि ये पता चला है कि ये परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। बोर्ड महत्वपूर्ण कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल नहीं है। शिक्षा विभाग ने कोरोना की पृष्ठभूमि पर 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तैयारी की समीक्षा की है। आज की बैठक में तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा लेने पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड ने कुछ दिन पहले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा की थी। 10वीं की परीक्षा 29 अप्रैल से 20 मई के बीच होगी, जबकि 12वीं बोर्ड की परीक्षा 23 अप्रैल से शुरू होगी। 12वीं का आखिरी पेपर 21 मई को होगा, फिर 10वीं की परीक्षा 29 अप्रैल से 29 मई के बीच होगी, ऐसी जानकारी मिली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।